गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। आई थिंक सो ये इस चैप्टर का 13th वीडियो होगा। 13th वीडियो, इट इज़ पार्ट 13 ओके। इसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब भी एक्सक्रीशन वर्ड दिमाग में आता है तो इसको हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक सोचते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कई बार हम दो अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे बात करें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं हम। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट। हमारी जो सेल्स में जो भी वेस्ट बना है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो यूरिया बनता है उस यूरिया को एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। The term excretion refers especially to the elimination of waste product by cellular activity। हमारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जो भी एक्सक्रेटरी मटेरियल बनते हैं, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक और बात लिखी हुई है, इट इज़ नॉट रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन नहीं कहते हैं स्पेशली। ठीक है। उसको हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इजेशन। ठीक है। और इस एक्सक्रेशन की प्रोसेस का जो गोल है वो क्या है? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कह लीजिए, वैसे ऑस्मो रेगुलेशन, एक और वर्ड अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस को ये प्रोसेस चलती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर यूरिया या जो टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, इसलिए उनको रिमूव करना, और रिमूव करने के साथ में भाई अगर उनको रिमूव किया जाएगा, जैसे यूरिया को रिमूव किया जाता है तो यूरिनेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। और यूरिनेशन की प्रोसेस में सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल ही हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं ऐसा नहीं है, वाटर भी बाहर निकलता है, मिनरल्स भी उसके अंदर जाते हैं। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी के अंदर भी मेंटेन रखना है, और हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को भी मेंटेन रखना है, और वाटर के साथ में उस एक्सक्रेटरी मटेरियल को भी रिमूव कर देना है। तो हमारे इस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की प्रोसेस को ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने से हमारे ब्लड का जो पीएच है, हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है, हमारे ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है, ये सारी एक्टिविटी जो होती है ये मेंटेन्ड होती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में। हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं? देर आर 4 मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। लंग्स के बारे में हम बात करें, अब आप कहेंगे कि हम तो एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ने वाले थे, हम ये सिस्टम पढ़ने वाले थे और यहाँ लंग्स की बात कैसे आ गई? तो लंग्स आर आल्सो we can say they are excretory organ because of they are related to elimination of CO2। हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हमारी हर सेल में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ cellular respiration। this CO2 is eliminated by our lungs, so that's why they are also called as excretory organ। कोलोन के बारे में हम बात करें, कोलोन यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फीकल मटेरियल एज वेल एज जो उस फीकल या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको भी रिलीज़ करता है, उसको भी एलिमिनेट करता है। तो ये भी हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन हुआ। स्किन भी हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन हम इसको कह सकते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहना चाहिए वैसे, स्किन ना कह के इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहेंगे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन आप स्किन भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो स्किन जो होता है वो हमारी बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं उस एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, जिससे हमारी बॉडी के जो एक्सेस जो सॉल्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं किडनीज। दीज आर द चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम यूरिया, काफ़ी अमाउंट में यूरिया होता है, थोड़ा बहुत उसके साथ यूरिक एसिड भी होता है, एक्सेस सॉल्ट्स भी होते हैं, उनको भी रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, सो दीज आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। इसमें एक नाम और चाहे तो आप लिख सकते हैं, स्प्लीन के बारे में भी लिख सकते हैं, स्प्लीन के बारे में, है ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि स्प्लीन जो हमारा जो ऑर्गन है कहाँ पर होता है? स्प्लीन इज़ प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे ये एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, जिसको हम ब्लड रिजर्वायर भी कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं, और इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। हमारी बॉडी में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है। तो जैसे आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो 120 डेज़ होता है, 120 डेज़। उसके बाद में आरबीसी जो होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? कहाँ किया जाता है? स्प्लीन में किया जाता है। इसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनका लाइफ टाइम अप्रॉक्सीमेट 12 डेज़ होता है। 12 डेज़ के बाद में उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद ये स्प्लीन में जाकर इनको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो स्प्लीन इज़ आल्सो एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो आप इसकी लिस्ट बना लीजिएगा, और वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको पोज करके आप इनको लिखते भी जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर अमोनिया एक लिखा हुआ है, दूसरा यूरिया लिखा हुआ है, तीसरा यूरिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें कि टॉक्सिसिटी के बेसिस पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है इसमें अमोनिया। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? नंबर 1 पे अमोनिया आता है, नंबर 2 पर यूरिया आता है, और नंबर 3 पर यूरिक एसिड आता है। ठीक है, these are the 3 different kind of toxic material usually eliminated by the animals। ठीक है, ये 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम बात करें प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। उन अमीनो एसिड्स को हमारे सेल्स में यूटिलाइज कर लिया जाता है हमारे लिए प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मैनी फिशेस दे एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया के फॉर्म में। अब अमोनिया हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है, हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द ये एक स्पेशल अडाप्टेशन भी कह लीजिए इसको, कि भाई पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है इसको एलिमिनेट करने के लिए, तो जनरली ये एक्वेटिक एनिमल में ही इसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स आर द मोनोटेलिक, उनको हम क्या बोलेंगे? जो अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं उनको हम बोलेंगे मोनोटेलिक। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आता है यूरिया, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, ये भी एक तरीके से जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन होता है उसके बाद ही ये बनता है। ठीक है, और जैसे हम बात करें मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, शार्क, सम बोनी फिशेस, दे आर आल्सो यूरियोटेलिक, ये यूरियोटेलिक होते हैं। इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, कंपेरेटिवली लेस, अमोनिया से कम पानी चाहिए, इसलिए जनरली ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, और ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अब तीसरा सबसे लेस टॉक्सिक है वो है यूरिक एसिड। क्या है वो? यूरिक एसिड, एंड इट रिक्वायर्ड वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, अब जैसे हम बर्ड्स के बारे में बात कर लें, भाई स्पेशली बर्ड्स का क्या होता है कि कई बार जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो बड़ी लंबी लंबी फ़्लाइट लेते हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए, है ना।
तो उनको कई समय तक जो है उनको वाटर नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी बॉडी में भाई अगर वो मोनोटैलिक होते हैं या यूरियोटैलिक होते तो इतना पानी कहाँ से लाते हो, क्योंकि वो तो उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो बर्ड्स होते हैं हमारे, स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स है, कुछ रेप्टाइल्स भी है और स्नेल्स भी हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो जनरली वाटर स्कैरसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, जब वाटर की कमी को टॉलरेट करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कम पानी वाले स्थान पे इनको रहना पड़ता है, ठीक है, इनको पानी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो इनकी बॉडी में इस तरीके का अडाप्टेशन है कि ये सबसे ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिक एसिड जिसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसमें उस फॉर्म में उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम जो बर्ड्स होते हैं, जब ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं तो ये एक वाइट टाइप का पेस्ट रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्वानो। और वो पेस्ट इसलिए हैं क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा में पानी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड है, ठीक है। So this is the different kind of adaptation on the basis of nitrogenous waste eliminated by the different animals, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। This is the classification of animals on the basis of nitrogenous waste they eliminated, ठीक, ओके। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ दीज अ पेयर ऑफ किडनीज, okay, a pair of ureters, a urinary bladder, ठीक है, and a urethra. So number 1 a pair of kidney, number 2 a pair of ureters, number 3 a urinary bladder, and number 4 a urethra, ठीक है। सो दीज आर द दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम, ठीक है। सो you have to practice to draw this diagram because of many a time this question was asked by CBSE, draw a well-level diagram of human excretory system, ठीक है। चलिए आगे और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। what are the functions of these different organs? So excretory system in human, the urinary system is the main excretory system of the human body. It consists of kidney, मैंने पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, kidney, a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. So these are the main organs involved in human excretory system. Kidneys के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी क्या करता है? Each kidney is made up of outer cortex and inner medulla. जब हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से, तो बाहर का जो पार्ट है, ये बाहर का जो पार्ट है, दिस इज कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला पार्ट है वो मेड्यूला है। क्या है? इनर मेड्यूला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो यहाँ पर ये इन दोनों पार्ट के बीच में मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स आर पैक्ड, वी कैन से they are well designed and well packed, well we can say arranged, okay। तो कितने होते हैं? millions of tiny filtering units, these are called as nephrons. So nephrons are the structural and functional unit of the kidney, and they are responsible for filtration of blood, we can say। blood को filter करेगा और उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको अलग करेगा, और जो प्योर ब्लड है उसको अलग करेगा। तो आगे हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। फंक्शंस बात कर लें हम यहाँ पर, तो जो किडनी होती है उसका क्या स्पेशल फंक्शन हो गया? द ब्लड ब्रिंग्स द वेस्ट टू द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। तो जब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यानी कि किडनीज़ में जो ब्लड आता है, जो ब्लड विथ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कौन लेके आएगा? पल्मोनरी रीनल आर्टरी लेके आएगी। कौन लेके आएगी? रीनल आर्टरी लेके आएगी। और अब ये रीनल आर्टरी इस ब्लड को किसको देगी? नेफ्रॉन को देगी, ठीक है। नेफ्रॉन इसको प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। और क्लीन ब्लड जो है, जब आफ्टर फिल्ट्रेशन जो क्लीन ब्लड होगा
वो रीनल वेन के थ्रू वापस से हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो रीनल आर्टरी टू किडनी, किडनी में कौन है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और उसके बाद में रीनल वेन में ब्लड चला जाएगा फिल्ट्रेशन के बाद में, और रीनल वेन इसको कहाँ पर ले जाएगी, वापस हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि हार्ट को देगी, और हार्ट इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसको पंप कर देगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, डायग्राम में भी हम देखेंगे इसको जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। देन इसके बाद में यूरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हर किडनी से एक जो ट्यूब निकलकर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर। यूरेटर्स अराइज फ्रॉम द बोथ ऑफ द किडनी एंड कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर विसन, ये यूरेथ्रा गलत लिखा हुआ है, कनेक्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर टू कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी। ठीक है, किडनी से जो यूरिन है आफ्टर फिल्ट्रेशन जो है, ये तो प्योर ब्लड चला गया, प्योर ब्लड इस तरीके से चला गया, यहाँ से आया, इम्प्योर ब्लड आया, किडनी में आया, किडनी से नेफ्रॉन में गया, नेफ्रॉन ने फिल्टर किया, फिर रेनल वेन प्योर ब्लड को लेकर चली गई हार्ट के पास। हार्ट जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन जब यहाँ पर ये नेफ्रॉन ने जब फिल्टर किया तो वो फिल्ट्रेड ब्लड, यूँ कहना चाहिए कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है, वो नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ पर आया, किडनी में, किडनी के यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, और यूरिनरी ब्लैडर इसको जो है अब यूरेथ्रा को ट्रांसफ़र कर देगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को, और उसके बाद में यूरेथ्रा क्या करता है, अ स्मॉल ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड एक्सपेल इट आउटसाइड, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर से अब यूरेथ्रा ब्लड उस यूरिन को लेगी और उसको बॉडी के बाहर इसको एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, तो आप डायग्राम के साथ में इसको इन ऑर्गन्स को लिखते जाइए और इनके फंक्शंस के बारे में भी लिखते जाइए। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो किडनी में या नेफ्रॉन के पास में जो इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड मतलब ब्लड विथ यूरिया, वो कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी लेके आती है। दिस इज़ द रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है। इस रीनल आर्टरी से ये एफरेंट आर्टेरियोल निकला, क्या निकला, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो आर्टेरियोल है इसको इफरेंट आर्टेरियोल लिख लीजिएगा, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में यहाँ पर एक कैपिलरी नेटवर्क होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस। एंड दिस ग्लोमेरुलस इज कवर्ड बाय अ कप शेप स्ट्रक्चर। ये कप शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज बोवेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब बोवेन्स कैप्सूल के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वाइल्ड ट्यूब दिखती है, ये क्वाइल्ड ट्यूब, ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, दिस इज़ द क्वाइल्ड ट्यूब जस्ट बिलो द बोवेन्स कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड एज पीसीटी। इसको क्या बोलेंगे, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब पीसीटी के जस्ट सामने एक और आपको क्वाइल्ड ट्यूब दिखेगी, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। ठीक है, अब पीसीटी और डीसीटी के बीच में एक नैरो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस नैरो यू शेप स्ट्रक्चर, जो नीचे की तरफ जो ट्यूब फिल्टर को लेके आ रही है उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब। और जो फिल्टर को ऊपर लेके जा रही है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब। और इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे हैंडलेस लूप। क्या बोलेंगे, हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप इज अ यू शेप structure, U-shaped narrow tubes are means the narrow U-shaped narrow tubes involved in formation of handless loop, in which one is the descending limb and one is ascending limb. ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बनता है एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन पीसीटी एंड डीसीटी। ठीक है, और उसके बाद में डीसीटी के बाद हम चलें तो यहाँ पर ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरा जो डक्ट होता है, दूसरा नेफ्रॉन होता है, वो भी यहाँ आके ओपन हो जाता है, तीसरा नेफ्रॉन भी यहाँ आके ओपन हो जाएगा, चौथा नेफ्रॉन। तो इस तरीके से ये सभी जगह से जो फिल्ट्रेशन आएगा, अब फिल्टर कहना चाहिए या फाइनली यहाँ तक आते आते तो उसको यूरिन ही वो बोल देंगे हम, तो उस यूरिन को ये कलेक्ट करने का काम करता है और किडनी के लोअर पार्ट में इसको भेजने का काम करेगा, इसलिए इसको हम कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है,
आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लाइनें वगैरह कर दी, तो पहले इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लें। आप इसको वीडियो को पॉज करें, रिवर्स करें, डायग्राम को ड्रॉ करें और उसके बाद में फिर इसको देखते जाएं। ठीक है, चलिए अब ये नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ते हैं। फिल्टर स्मॉल सॉल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड से ये स्मॉल सॉल्यूट्स को फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हमारे ब्लड से जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ के जितना भी कंटेंट ब्लड के अंदर होता है वो सभी यहाँ पर फिल्टर होके कहाँ चला जाता है, ग्लोमेरुलस से बोवेन्स कैप्सूल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बोवेन्स कैप्सूल में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ये फिल्ट्रेशन जो है, अब ये बोवेन्स कैप्सूल से कहाँ चला जाएगा। बोवेन्स कैप्सूल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कप शेप स्ट्रक्चर होता है और विच कवर्ड द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को कवर्ड करने का काम करता है। और ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बड़े प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह को छोड़ के जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सभी फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद में पीसीटी के बारे में बात करें। पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है। रीएब्जॉर्ब आयन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव टॉक्सिन्स एंड एडजसेंट फिल्टर पीएच। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में क्या, मैं आपको अभी बताया मैंने आपको कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फेट को छोड़कर जितने भी मटेरियल होते हैं वो सभी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तब क्या 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 ट्रांसफ़र हो जाएगा? अमाइनो एसिड भी यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। ग्लूकोज भी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बहुत सारा वाटर यहाँ पर आ जाएगा, बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, फास्फोरस आ जाएगा, ये सारे मटेरियल यहाँ आ जाएंगे और जितना भी हमारे ब्लड के अंदर है वो सारा के सारा यहाँ आ जाएगा। तो और यहाँ आ जाएगा तो पीसीटी से वो कहाँ चले जाएंगे? डीसीटी में लूप ऑफ हेनले में चले जाएंगे, फिर डीसीटी में चले जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएंगे, इसके बाद में यूरेटर्स में चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे हमारी बॉडी से, जबकि हमें इनको बाहर नहीं करना है, मतलब हमारा सिस्टम इनको बाहर नहीं करता है। तो यहाँ पर पीसीटी जो होता है, ये पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में, ठीक है, इनमें तीनों में क्या चलता है? यहाँ पर इन तीनों में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। एक तो ये कि ये जितने भी मटेरियल, जो एसेंशियल मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन एसेंशियल मटेरियल्स का रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन होता है तो मतलब इसको कहाँ भेजना है? इसको इस नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड के अंदर मिक्स करना है वापस से। ठीक है, तो वो जो एफरेंट आर्टेरियोल, अभी हम डायग्राम में देखा था कि यहाँ तो एफरेंट आर्टेरियोल आता है और यहाँ से कौन जाता है? इफरेंट आर्टेरियोल जाता है, बीच में ये कैपिलरी नेटवर्क है। तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है, इस इफरेंट आर्टेरियोल में भेजा जाएगा इनको रीएब्जॉर्ब करके। ये जितने भी जो एसेंशियल मटेरियल है वो पीसीटी से रीएब्जॉर्ब करके इफरेंट आर्टेरियोल में भेजा जाएगा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले से रीएब्जॉर्ब करके इफरेंट आर्टेरियोल में भेजा जाएगा, डीसीटी से रीएब्जॉर्ब करके इफरेंट आर्टेरियोल में भेजा जाएगा। ठीक है, और इफरेंट आर्टेरियोल कहाँ चला जाएगा? इसके बाद में रीनल वेन के पास चला जाएगा। रीनल वेन कहाँ चली जाएगी? फाइनली वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ चली जाएगी? हार्ट में चली जाएगी। हार्ट इन सारे मटेरियल को वापस हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर देगा, यानी कि ब्लड के अंदर तो पहले ही मिक्स हो जाएंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पर मैं कॉमनली आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनले, इन तीनों का एक कॉमन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दिस अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस कैल्शियम, एक्सेस फास्फोरस, जितना भी जो गलती से यहाँ पर एट द टाइम ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो यहाँ पर जो रिमूव हो गया है, ठीक है, फिल्टर हो गया है, उस फिल्टर को वापस से इसको रीएब्जॉर्ब करके हमारे इफरेंट आर्टेरियोल में भेजना है, ताकि इफरेंट आर्टेरियोल से अब वो रीनल वेन में चला जाए, रीनल वेन से वो इंफीरियर वेना कावा में चला जाए, इंफीरियर वेना कावा से वो हार्ट में चला जाए और हार्ट इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर ही रह जाए। ठीक है, नहीं तो ये बाहर निकल गया तो हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, आयंस की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो
अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस का अपना स्पेशल फंक्शन मैंने आपको बता दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद में पीसीटी, डीसीटी और लूप आर्म फैलने का कॉमन फंक्शन है। एक कॉमन फंक्शन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन एक और क्या बात हो गई, एक और बात ये हो गई कि यहाँ पर जब मैं चलो इसको वापस से रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती क्या हो गई थी, एक गलती ये हो गई थी हमारे सिस्टम से कि जो इफरेंट आर्टेरियोल था, जो ये तो एफरेंट है और ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। इस इफरेंट आर्टेरियोल में जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई तो जिस तरीके से हमारा ये जो एसेंशियल मटेरियल है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, एक्सेस वाटर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये फिल्टर होके यहाँ पर आ गए थे। कहाँ पर आ गए थे? बोवेन्स कैप्सूल में आ गए थे, फिर पीसीटी में चले गए, फिर लूप ऑफ हेनले में चले गए, फिर डीसीटी में चले गए, ठीक है। लेकिन इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। तो एक गलती सुधार ली गई। दूसरी गलती यहाँ पर क्या हुई कि जब ये यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही थी तो उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में कुछ यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह यहाँ इफरेंट आर्टेरियोल में भी चले गए। अब ये इफरेंट आर्टेरियोल किससे मिलता है? ये हमारे रीनल वेन से मिलता है। रीनल वेन किससे मिलता है? इन्फीरियर वेना कावा से, ठीक है। यानी कि हमारे ये ब्लड के अंदर ही रह जाएगा वो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई तो उस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आल्सो लेफ्ट इनसाइड द ब्लड एंड इट विल कैरिड बाय इफरेंट आर्टेरियोल एंड मे बी इट विल गोज टू द रीनल वेन, वहाँ भी चला जाएगा ये, लेकिन नहीं जाने देना। तो जब ये इस इफरेंट आर्टेरियोल से जब रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही थी, इन चीज़ों को अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा था, उस दौरान ट्यूबुलर सिक्रेशन भी हो रहा था। क्या हो रहा था? ट्यूबुलर सिक्रेशन भी हो रहा था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर रह गया है, ब्लड के अंदर रह गया है, इसको वापस से पीसीटी में डाल दिया जाएगा, लूप ऑफ हेनले में डाल दिया जाएगा, सिक्रेट कर दिया जाएगा, या डीसीटी में सिक्रेट कर दिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पीसीटी, हेनलेज लूप और डीसीटी के दो फंक्शन हैं। क्या है? selective reabsorption of essential materials like amino acid, glucose, sodium, potassium, calcium, phosphorus, etc. And the second one is selective tubular secretion of urea, uric acid and excess salts. Excess salt जो है उनको tubularly उसको सिक्रेट कर दिया जाएगा इनके अंदर। और फाइनली जब वो यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ पर आते आते ये दोनों प्रोसेस एंड हो जाएगी। कौन कौन सी? ट्यूबुलर सिक्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी भूल चूक थी वो लेनी देनी हो गई। और अब यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट में जब आएगा तो अब यहाँ पर आपको वाटर मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, एक्सेस सॉल्ट मिलेगा, और इस कंपोजिशन को आप अब यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरिन बोलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी कि द प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन कंप्लीटेड बाय 3 स्टेप। द फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, the second one is selective reabsorption, and third one is tubular secretion, and the fourth one is excretion। इसके बाद में आपका चाहे तो लिख सकते हैं excretion, ठीक है। तो इन सभी पार्ट्स के फंक्शंस के साथ में आप इन स्टेप्स को भी लिख लीजिएगा। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक। ओके, थैंक यू। ये देख लीजिए यूरिन फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इट इज़ कंप्लीटेड इन बिटवीन ग्लोमेरुलस एंड बोवेन्स कैप्सूल। उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन यानी कि रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये रीअब्जॉर्प्शन को मैंने कहा था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये नंबर 2 स्टेप, एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन नंबर 3 स्टेप, एंड द फोर्थ वन इज़ ये वाटर एब्जॉर्प्शन, ये भी रीअब्जॉर्प्शन में ही आएगा, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्रेशन, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अलग से स्लाइड बनाई थी इसलिए मैं अलग से एक बार और आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इस डायग्राम से हम एक बार और इसको देख सकते हैं यूरिन फार्मेशन की प्रोसेस में। ये देखिए रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में गया, फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल है जो इसको आफ्टर फिल्ट्रेशन लेके जाएगा। यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई तो जितना भी एसेंशियल मटेरियल था वो एक्सेप्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स वगैरह को छोड़ दे तो बाकी सारे एसेंशियल मटेरियल यहाँ पर फिल्टर होके आ जाते हैं बोवेन्स कैप्सूल में, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्टर या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोसेस हो गई और उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पीसीटी,
लूपाफेन ले, आगे चलें तो लूफाफेन ले, डीसीटी, इन तीनों में कौन सी प्रोसेस होगी? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसको हम कह सकते हैं, और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस हो जाएगी। और उसके बाद में जब कलेक्टिंग डक्ट तक ये प्रोसेस चली जाएगी, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी? पीसीटी में भी होगी, लूपाफेनले में भी होगी, डीसीटी में भी होगी। यानी कि आफ्टर डीसीटी ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अब कलेक्टिंग डक्ट में आते आते जो मटेरियल बचेगा वो मटेरियल क्या होगा? वो यूरिन होगा, और उसको फिर किडनी के लोअर पार्ट में आते आते कि रीनल कैलिक्स है, रीनल कैलिक्स के बाद उसको रीनल मेडुला, रीनल मेडुला के बाद में फिर उसको रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद में यूरेटर्स में आएगा, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में उसको टेम्परेचर स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद में फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार और इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्टेप्स बताई हुई है। तो जब नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए आए तो सिर्फ नेफ्रॉन का डायग्राम बनाइए, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आए तो उसको इस डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए। जब उनके फंक्शन लिखेंगे आप तो वो उनके फंक्शन जब आप लिखेंगे तो एक तरीके से वो हम यूरिन फार्मेशन के स्टेप्स में ही चले जाएंगे। स्पेशली यूरिन फार्मेशन के स्टेप्स पूछे तो आपको ये 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लीजिए। इसको हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है। क्या है ये? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। कब इस प्रोसेस को किया जाएगा? जब किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाए, जब उसकी किडनी ब्लड को सही तरीके से फ़िल्टर नहीं कर पाती है, तो आर्टिफिशियली ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। इस हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि इस में हम किसी पर्सन का ब्लड जो होता है उस ब्लड को हम आइसोलेट करते जाते हैं लगातार। ठीक है, अब ब्लड आइसोलेट करेंगे तो कहाँ से आइसोलेट करेंगे? उसकी आर्टरी से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो आइसोलेशन जहाँ से हम ले रहे हैं, जो एरो हम इस चैम्बर की तरफ कर रहे हैं, सो दिस ब्लड इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द आर्टरीज। ठीक है, वेन से लेना पॉसिबल नहीं है, आर्टरी से आप लेंगे, पंप के साथ में आएगा, लिखा है लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू पंप। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर इसको पंप किया जाएगा, और उसको ये देखिए आप यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड वेजल्स का एक पूरा नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क जिस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही कैपिलरी नेटवर्क बनाया हुआ है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क बना हुआ है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स this membrane allows only we can say transfer of nitrogenous waste from this capillary to outside। ठीक है, आउटसाइड मतलब इस चैम्बर में बाहर निकलने के लिए अलाउ करेगा, बाकी किसी चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हमारे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, मिनरल्स वगैरह जो भी हमारे ब्लड के अंदर हैं वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे। ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट, जो एक्सेस साल्ट है वो निकल कर इन कैपिलरी नेटवर्क से निकल कर इस चैम्बर में चला जाएगा। इस चैम्बर में ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का एक टब बना हुआ है। ठीक है, अब इस चैम्बर में हम क्या करेंगे, एक साइड से एक फ्रेश डायलेटिंग सॉल्यूशन को ऐड करते जाएंगे, लगातार ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ताकि जो भी इन कैपिलरी नेटवर्क से जब ब्लड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से घूमकर यहाँ तक आएगा ब्लड, तो उस ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो निकलकर इस चैम्बर में आएगा। तो इस चैम्बर में वो इकट्ठा ना हो जाए, अगर वो इकट्ठा हो गया तो नया जो ब्लड आएगा उस नए ब्लड को हम प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। तो वो जितना भी जो यूज़लेस थिंग्स या टॉक्सिन्स या हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर रिमूव हुए हैं वो यहाँ पर इकट्ठे ना हो जाएं, उनको वापस से इस चैम्बर को खाली करना है हमें, ताकि नया नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर रिमूव हो सके। इसलिए यहाँ पर हम डायलेटिंग फ्लूइड लगातार इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। और ये डायलेटिंग फ्लूइड जो है, वन साइड इसका इनलेट है और सेकेंड साइड इसका आउटलेट है। तो यहाँ पर ये फ्रेश डायलेटिंग फ्लूइड आ रहा है, लेकिन यहाँ जो ये फ्लूइड वापस जब आ रहा है तो लिखा हुआ है यूज्ड डायलेटिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। तो यूरिया और एक्सेस सॉल्ट जो हमारे इस ब्लड के अंदर था ये यहाँ पे इस चैम्बर में निकल जाएगा, और चैम्बर में निकलने के साथ डायलेटिंग फ्लूइड के थ्रू ये निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और लगातार इस तरीके से आर्टरी से हम ब्लड इस चैम्बर के अंदर भेजते रहेंगे, यहाँ से डायलेटिंग फ्लूइड लगातार भेजते रहेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करते रहेंगे, प्योर ब्लड को वापस इस पर्सन की वेंस के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे, ताकि इसका ब्लड इसको मिल जाए और
जो किडनी जो काम नहीं कर पा रही है वो ये हमारा चेम्बर काम कर रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट में एक्सक्रीशन होता है क्या? तो होता है तो किस तरीके से होता है? ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस प्लांट्स टू प्रोड्यूस वेस्ट। दीज वेस्ट आर, कौन कौन से वेस्ट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना? ऐसा ना सोचना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। प्लांट आल्सो taking part in respiration, and at the time of respiration they eliminate carbon dioxide and water vapor during the respiration। ठीक है, during night hours। ठीक है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो भाई प्लांट रिलीज़ कर रहा है, अपनी बॉडी से बाहर कर रहा है, तो प्लांट के लिए तो वो हो सकता है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल ही हो। ठीक है, हमारे लिए तो वो लाइव गैस है, लेकिन प्लांट तो उसको रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी बात पढ़ी हमने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद में अदर सॉलिड वेस्ट दैट गेट्स स्टोर्ड इन देयर लीव्स एंड अदर पार्ट्स। कुछ और भी सॉलिड मटेरियल्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि कई प्लांट से गम निकलता हुआ दिखता है, गोंद जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी एक सॉलिड वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट बनते हैं और उनके लीफ में स्टोर हो जाते हैं, कई बार स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, कई बार स्टेम की जो लेंटिसेल्स होती है उनको ब्रेक करके वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स प्लांट्स प्रोड्यूसेस वेस्ट वेरी स्लोली एंड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन वेस्ट प्लांट एनिमल की तरह या ह्यूमन बींग्स की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाते हैं, बहुत कम मात्रा में बनाते हैं और बहुत धीरे धीरे उनकी बॉडी में बनता है। ठीक है, प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दैट वुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। दे एलिमिनेट द वेस्ट दे प्रोड्यूस बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने मोटे तौर पे बात कर ली कि प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन। वो ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ करता है, वो वाटर वेपर भी रिलीज़ करता है। ठीक है, अदर सॉलिड वेस्ट भी वो जनरेट करता है जो कि उसकी लीफ में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करता है कि ये एलिमिनेट कैसे करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एलिमिनेट करता है? थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से वाटर वेपर भी एट द टाइम ऑफ ट्रांसपीरेशन, स्पेशली वर्ड यूज़ करना चाहिए, ट्रांसपीरेशन के दौरान वो वाटर वेपर और उस वाटर वेपर के साथ में कई सारे जो उसकी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं उनको भी एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो सॉलिड वेस्ट उसकी बॉडी में जो बन जाते हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को लगातार अपनी लीफ के अंदर इकट्ठा करता जाता है। ठीक है, और एक टाइम जब आता है जब वो उसकी लीफ मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो वो लीफ ग्रीन से येलोइश होके धीरे धीरे उसका पिटियोल ब्रेक हो जाता है, एब्सेशन लेयर बन जाती है और पिटियोल ब्रेक हो जाता है और वो लीफ जो होती है वो गिर जाती है। तो इस तरीके से वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट उस लीफ के अंदर इकट्ठा था उसको वो एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, और एक और ख़ास बात यह कि प्लांट जो होता है उस प्लांट के पास में कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग के जैसा नहीं होता है, जैसे ह्यूमन बींग या अदर एनिमल्स में होता है वैसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ कि वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बन रही है तो वो स्टोमेटा के थ्रू एलिमिनेट कर दे रहा है, वाटर वेपर भी स्टोमेटा के थ्रू एलिमिनेट कर दे रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन भी वो स्टोमेटा के थ्रू एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है वो लीफ में स्टोर करके लीफ को ब्रेक कर दिया और एलिमिनेट कर दिया। ठीक, तो और सबसे बड़ी ख़ास बात तो ये है कि प्लांट में जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चलती है बजाय की केटाबॉलिक एक्टिविटी। जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेंगे तो वो हमारी केटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रिजल्ट होते हैं। तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स स्पेशली दे आर टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। सिंथेटिक प्रोसेस वो बनाते हैं, तो सिंथेटिक प्रोसेस करते हैं इसलिए ज़्यादा सिंथेटिक प्रोसेस होती है, कम केटाबॉलिक प्रोसेस होती है ना, तो इसलिए वहाँ पर उनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल कम बनता है। और दूसरी खास बात ये कि जब वो एनाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, जब सिंथेटिक प्रोसेस करते हैं तो वो
कई ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट को जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं उनको अपनी सिंथेटिक एक्टिविटी में रीयूज़ कर लेते हैं और अपने लिए वो दूसरे कंपोनेंट्स, सिंथेटिक कंपोनेंट मतलब जो नए प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इसलिए उनको एलिमिनेट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। सो समटाइम दिस क्वेश्चन मे बी आस्क, और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि एस लाइक ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स, प्लांट डू नॉट हैव ए स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम, वाई? सो दीज आर द रीजंस। सो आपको खुशी होगी कि ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, और इस चैप्टर को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा है तो आप मान के चलिए 11th क्लास में आपकी प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ये दो बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसका काफ़ी अच्छा बेस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा इस चैप्टर के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करिएगा, अपने नोटबुक में लिखिएगा, क्लास वर्क कॉपी में ही आप इस चैप्टर के जस्ट बाद में उसको लिख लीजिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और जब स्कूल रीओपन होंगे तो आप उसको चेक भी करवाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, इसी आशा के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।